हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास तो रेगुलर हम लोग का नहीं हो पा रहा है, और लेकिन वीडियो से उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझते होंगे, पढ़ते भी होंगे सीरियस में। किसी कारणवश से मैं क्लास खोला भी था लेकिन बंद कर रहा हूँ। शुक्र, शनि और रविवार को बोला था कि करेंगे। थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझ रहे हैं ना सब कोई। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सारणी। हम लोगों ने सारणिक टॉपिक में, ठीक है, बहुत गुणधर्म के बारे में पढ़े थे। और गुणधर्म ये पढ़े थे कि A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक है। जो इसका मान होगा वही मान, अगर इस पंक्ति को स्तंभ बना दे रहे हैं A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3, कहने का मतलब इस पंक्ति को स्तंभ बना दिए, इस पंक्ति को स्तंभ बना दिए, इस पंक्ति को स्तंभ बना दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपस में दोनों बराबर होगा। फिर मैंने गुणधर्म बताया था कि अगर किसी भी सारणी का कोई एक वो पंक्ति चाहे कोई एक वो स्तंभ के सारा सदस्य अगर 0 हो जाए तो उस पूरे सारणी का मान भी 0 हो जाएगा। फिर एक चीज बताए थे, ABC DEF ABC, कोई दूगो पंक्ति या कोई दूगो स्तंभ एक जैसन हो जाए, जैसे ABC तो ABC एक जैसा हो गया ना, तो भी वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। फिर हमने गुणधर्म में बताया था कि अगर आप यही चीजवा को कोई दूगो पंक्ति को आप बदल रहे हैं, जैसे मान लिया आपने लिखा पंक्ति नंबर 2 को पंक्ति नंबर 1 पर रख दिया, B1 B2 B3, और इसको रख दिया A1 A2 A3, ठीक है। C1 C2 C3 तो वैसे ही है, तो जो इसका मान होगा वही इसका भी मान होगा, लेकिन इसका प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मान दोनों का बराबर रहेगा, केवल चिन्ह बदल जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। फिर मैंने बोला था कि यदि कोई ठीक है अवयु है n कोटि का, अवयु सारणिक मान लीजिए, कोई सारणिक है n कोटि का, और इसमें कोई चीज सारणी के हर सदस्य में गुना है k से, तो जब आप बाहर निकालिएगा ना k, तो k के पावर n, अभी जौवन कोटि के होके तो बात समझ में आ गया। तो सारे गुण धर्म के बेसिस पर अब हम लोग इसका क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन आप लोग देखिएगा एक एक समझकर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला, किताब अगर होगा सबके पास तो आप लोग 4.2 निकालिएगा। और मैं एक बात बता दूं कि 4.2 से ये वो क्वेश्चन 4 नंबर के लिए अवश्य ही आएगा। बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन 4.2 के कोई भी एगो क्वेश्चन हूबहू NCERT का ही, चाहे वो एग्जाम्पल के हो, चाहे वो एक्सरसाइज का हो, उदाहरण से क्वेश्चन है, चाहे प्रश्नावली से क्वेश्चन रहे, एगो 4 नंबर का रहेगा, आप उसको बनाइएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन क्या है, लिखिएगा 4.2 का। कह रहा है कि बिना फैलाए हुए, बिना विस्तृत किए हुए सारणी के गुण धर्म को इस्तेमाल करते हुए सिद्ध करें। क्या करें, सिद्ध करना है, सीधे ना करना है जी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, x है, y है, z है, a है, b है, c है, x प्लस a है, y प्लस b है, z प्लस c है, बराबर 0। सारणी को फैलाना नहीं है। सारणी को फैलाने का मतलब ये मत कीजिएगा कि कह दीजिए कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर,
और प्रसारण करके आप उसका मान निकाल दिया, मान आ गया 0 के बराबर, तो कह दीजिएगा RHS। वैसे नहीं, बिना फैलाए हुए उसके प्रॉपर्टी, उसके गुण को इस्तेमाल करके। मैंने गुण जो पढ़ाया था, याद कीजिए क्या पढ़ाया था कि या तो सारे एलिमेंट वो 0 हो, ठीक है कोई भी एगो पंक्ति या कोई भी एगो स्तंभ के सारा सदस्य 0 हो, तब उसका वैल्यू 0 हो सकता है। लेकिन यहाँ तो कोई सदस्य 0 है नहीं। या फिर कोई दो गो पंक्ति या दो गो स्तंभ को बराबर कीजिए, क्या कोई भी दो पंक्ति चाहे कोई दो स्तंभ आपस में बराबर नहीं है, लेकिन हम बराबर कर सकते हैं। LHS एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अगर आप मैं क्या करूं, C1 को C1 प्लस C2 लिख रहा हूं, तो जब C1 को C1 प्लस C2 लिखिएगा तो x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, और ये तो जस के तस रहेगा ए बी सी, फिर x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। स्तंभ नंबर 1 और स्तंभ नंबर 3 C1 एंड C3 के हर संगत सदस्य बराबर है। C1 एंड C3 के हर संगत सदस्य, लिखिएगा हर संगत सदस्य बराबर है। तो जब दो स्तंभ कोई आपस में बराबर आ जाए तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है, 0। अब मुझे सिद्ध क्या करना था, 0 बराबर RHS। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर सारणी के कोई भी दो गो पंक्ति या कोई भी दो गो स्तंभ अगर आपस में बराबर हो तो उस सारणी का मान जो होता है वो क्या हो जाता है, 0। क्लियर बात है? फैलाएं नहीं, हम डायरेक्ट कुछ थोड़ा सा लगाएं। अच्छा, मैंने पहले ही दिन प्रॉपर्टी में लिखवाया था कि अगर कोई सारणी के अगर पंक्ति नंबर 1 को पंक्ति नंबर 1 प्लस 2 पंक्ति नंबर R3 अगर करके जोड़ भी रहे हैं तो वैल्यू कोई बदलाव नहीं, सारणी का मान बराबर रहेगा। यानी हमने जो C1 को C1 प्लस C2 किया तो जो इस सारणी का मान होगा वही इस सारणी का भी मान होगा। अभी ना कि सर ये तो एक्स वाई जेड था तो आप प्रूव करने के लिए पूछ रहा है, आप तो एक्स प्लस ए वाई प्लस बी या जेड प्लस सी रख के आपने बताया प्रूफ। तो गुण में मैंने लिखा था कुछ भी कोई दूसरे पंक्ति के हर एलिमेंट में कुछ से गुना करके इसको जोड़िए, एक नया सारणिक पैदा कीजिए, दोनों का मान बराबर होगा। क्लियर बात है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सारे के सारे सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 2 NCERT 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या प्रूफ करना है, 0 के बराबर। मैं इसको LHS लिख दूं क्या, इसको मिटा के LHS लिख दूं, क्या बार बार करूं? मैं C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहा हूं। देखिएगा C1 में A माइनस बी, C2 B माइनस सी, C माइनस ए। उसी तरह इधर B माइनस सी प्लस C माइनस ए प्लस A माइनस बी, फिर C माइनस ए प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस सी, और ये सब तो जस के तस लिखूंगा, B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, C माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस सी। अब देखिए A से माइनस ए, C से माइनस सी, B से माइनस बी, B से माइनस बी, A से माइनस ए, C से माइनस सी, C से माइनस बी, B A। यानी ये क्या आ गया जी, 0 0 0। देख लीजिए, फिर अपना B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, C माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस सी। ठीक है, C माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस सी। ठीक है, अब बोलिए प्रॉपर्टी 0 कब कब होता है, जब दो गो पंक्ति चाहे दो गो स्तंभ एक जैसा हो या किसी एक गो पंक्ति के सारा सदस्य 0 हो। तो देख रहे हैं कि स्तंभ नंबर 1 के हर सदस्य क्या है, हर सदस्य 0 है। तो जब स्तंभ नंबर 1 के हर सदस्य 0 है
इसका मतलब इस सारणी का मान भी क्या होगा, 0, गुणधर्म के अनुसार। अब मुझे प्रूफ क्या करना था, जा 0 है ना, मिटा दें। क्लियर, समझ रहे हैं? आइए नेक्स्ट देखिए, 2 3 5 7 8 9 65 75 86, इस सारणी का मान 0 प्रूफ करना है। मिटा दीजिए RHS को, लीजिए RHS। 0 तभी होगा जब दो गो एक जैसा हो, दो गो पंक्ति चाहे दो गो स्तंभ, या फिर कोई एगो पंक्ति या कोई एगो स्तंभ के सर सदस्य 0। तो कोई एगो पंक्ति कोई एगो स्तंभ के हर सदस्य तो 0 नहीं है, और 0 करना भी मुश्किल है। लेकिन एक बात देखिए, तो अगर मैं इसमें गुना कर दूं 9 7 63 और 2 जोड़ दूं तो 65 आ गया। 9 8 72 3 9 9 81 5 86। तो क्या C2 को मैं C2 प्लस 9C2 प्लस C1 को लिख रहा हूँ। देखिए C1 को लिख रहा हूँ, C1 प्लस 9C2। तो C1 मैंने 2 अब प्लस 9 गुना 7, 9 7 63 और 2 65, 3 प्लस 9 गुना 8, 9 8 72 3 75, 5 प्लस 9 गुना 9, 9 9 81 5 86, फिर 7 8 9 65 75 86। क्लियर बात है? अब मैं क्या बोलूँगा कि C1 एंड C3 के प्रत्येक सदस्य एक जैसा है। जब C1 और C3 के प्रत्येक संगत सदस्य एक जैसा है तो इस सारणी का मान 0 हो जाएगा। और प्रूफ में मुझे क्या करना था, 0 बराबर RHS लिख दीजिए। यहाँ लिखिएगा, लिख लीजिए बा, C1 एंड C3 के प्रत्येक सदस्य शून्य है। जब प्रत्येक सदस्य शून्य है तो पूरे सारणी का मान भी शून्य होगा। क्लियर बात है? आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। दिया हुआ क्वेश्चन सिद्ध करना है 0 सिद्ध करना है, तब एक ही चीज करिए बाबू, हर सदस्य के 0 कीजिए, नहीं तो फिर ये अगर आप इसको सॉल्व करें, आप गुणधर्म इस्तेमाल करना है। अगर गुणधर्म इस्तेमाल भी करें तो अगर इसमें से इसको घटेगा 0, इसमें से इसको घटेगा 0, लेकिन ये तो 0 होगा नहीं, हर सदस्य 0 होना चाहिए ना। एक काम करते हैं C1 को नहीं, सॉरी, C2 को C2 प्लस C3 करते हैं। ये हो गया 1 1 1, ये हो गया BC प्लस AB प्लस C, और ये हो जाएगा CA प्लस B C प्लस A, और ये हो जाएगा AB प्लस C A प्लस B, और ये हो गया AB प्लस C BC प्लस A और CA प्लस B। जब आप इसको बना रहे हैं तो 1 1 1 गुना कीजिए, AB BC CA, AB BC CA। उसी तरह इसमें भी सजा के लिख लिए, AB BC CA, इसमें भी AB BC CA, और ये तो जस्ट वैसे ही रहेगा, AB प्लस C BC प्लस A और CA प्लस B। ठीक है? अब देखिए इसमें ये कॉमन, देखिए तो ये सारे में है, तो लिखिएगा C2 से AB प्लस BC प्लस CA उभयनिष्ठ लेने पर, C2 से AB प्लस BC प्लस CA उभयनिष्ठ लेने पर, जब आपने ले लिया तो AB प्लस BC प्लस CA जब उभयनिष्ठ ले लिया तो ये 1 1 1, और ये भी क्या हो जाएगा 1 1 1, और ये अपना जस के तस वैसे ही रहेगा, AB प्लस C BC प्लस A और CA प्लस B। ठीक है? अब एक बात समझिए कि C1 एंड C2 के प्रत्येक सदस्य एक जैसा है। C1 एंड C2 के प्रत्येक संगत सदस्य शून्य है, एक जैसा है। C1 एंड C2 के प्रत्येक
प्रत्येक संगत सदस्य एक जैसा है। एक जैसा माने एक ही तरह से, अब एक ना जरूरी नहीं कि एक रहे, माने एक जैसा लोग कहते हैं एक जैसन है। तो जब है तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गुना 0, कोई चीज में 0 से गुना कीजिएगा 0। प्रूव हो गया। क्या आ गया जी RHS। क्लियर बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और तब समझिए। बढ़े आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। देखिए जी प्रूफ क्या करना है। b प्लस सी प्लस ए प्लस बी क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 2 APX BQY CRZ। मैंने मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसको LHS ले लेता हूँ और LHS लेकर बना रहा हूँ। बार बार क्वेश्चन लिखने से बढ़िया ये मैं मिटा दे रहा हूँ। मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करना है इसलिए मैं ऐसे दे रहा हूँ कि मैंने ये सामने रहेगा, मुझे सामने दिखा रहा है। ठीक है, मैं सामने मैंने लिखने के क्लियर इसे दे दिया। ऐसे तो LHS के समय मिटा दिया जाता है। मैंने बार बार बोला कि ये जो चैप्टर है बहुत थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। लेंदी क्या है, समझने वाला चैप्टर है। इस पे मेहनत कीजिए क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन पूरे बोर्ड एग्जाम में आता है। एक काम करो ना बाबू, काम ये करना है कि मैं R3 को R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो जब ये तीनों को आपस में जोड़िएगा, अच्छा पहले R1 को लिख लीजिए। R1 को पहले लिख लीजिए, आप सबको लिख लीजिए। R1 R2 को जैसे है वैसे लिखिए। अब सुनिए, अब जब आप तीनों जोड़िएगा तो A में A जोड़िएगा 2A, B में B जोड़िएगा 2B, C में C जोड़िएगा 2C। तो 2 कॉमन ले लिए A प्लस B प्लस C। उसी तरह जब ये तीनों जोड़िएगा, P में P जोड़िएगा 2P, Q में Q 2Q, R में R 2R। उसी तरह इसको कीजिएगा तो 2x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब एक बात समझिए, दो जो है R3 से दो उभयनिष्ठ लेने पर जब आपने उभयनिष्ठ ले लिया तो 2 तो आ गया बाहर, क्योंकि 2 मुझे प्रूफ भी करना था। मैं क्या ले लिया, B प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड C प्लस ए R प्लस पी जेड प्लस एक्स, और यहाँ पर लिखिए A प्लस बी प्लस सी P प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब एक बात बाबू समझिए, इतना तो ठीक है, 2 ला दिए, मुझे इस जगह पर B प्लस सी के जगह A चाहिए। A आएगा कैसे हो, जब मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो B प्लस सी तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा A और माइनस बचेगा। क्या बचेगा वो तो बाद में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि R1 में से R3 को घटा रहा हूँ एंड R2 में से भी R3 को घटा के लिख रहा हूँ। मैं डायरेक्ट करूँ क्या बाबू? अच्छा चलिए छोड़िए, डायरेक्ट किस लिए करूँ, यानी B प्लस सी में से A प्लस बी प्लस सी को घटाइए और Q प्लस आर में से P प्लस Q प्लस आर को घटाइए। उसी तरह से Y प्लस जेड में से X प्लस वाई प्लस जेड को घटाइए। बात समझ में आ रहे हैं? थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिए। C प्लस ए ये हो गया, R प्लस पी ये हो गया, Z प्लस एक्स ये हो गया। सॉरी, इसमें से भी घटाना है जी, एक मिनट। R2 में से भी R3 को घटाना है, तो C प्लस ए में से A प्लस बी प्लस सी को घटाइए। उसी तरह R प्लस पी में से P प्लस क्यू प्लस आर को घटाइए। फिर Z प्लस एक्स में से X प्लस वाई प्लस जेड को घटाइए। A प्लस बी प्लस सी को वैसे ही रहने दीजिए, P प्लस क्यू प्लस आर को भी रहने दीजिए और X प्लस वाई प्लस जेड को भी रहने दीजिए। बाबू यहाँ 2 रहने का, देखिए तो ये B या माइनस B, क्योंकि प्लस माइनस माइनस,
सी, प्लस माइनस माइनस, तो ये बी ये सी ये बी को काट देगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट थोड़ा काम कर रहा हूँ, तो बच गया माइनस ए, यहाँ क्यू से क्यू जाएगा, आर से आर जाएगा, माइनस पी, यहाँ वाई जेड जाएगा तो माइनस एक्स, सी ए चला गया तो मेरे ख्याल से माइनस बी, आर पी चला गया तो माइनस क्यू, और जेड एक्स गया तो माइनस वाई, और ये अपना ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर बात है। अब बाबू ये ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा सा ये बात ध्यान दीजिए कि जो नीचे वाला है प्रूफ में लाना है। देखिए ये तो जस्ट सेम है, केवल माइनस कॉमन लेना है, लेकिन यहाँ सी होना चाहिए है ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी को उड़ाना पड़ेगा। तो मैं R3 को R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख रहा हूँ, तो आएगा 2 माइनस ए माइनस पी माइनस एक्स माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई। जब भी आप जोड़िएगा तो ए से ए, बी से बी, क्या बचेगा सी, पी क्यू कट गया, क्या बचेगा आर, माइनस एक्स माइनस वाई कट गया, क्या बचेगा जेड। अब देखिए माइनस ए R1 एंड R2 से उभयनिष्ठ लेने पर, R1 एंड R2 से उभयनिष्ठ लेने पर तो बाबू माइनस एक कई बार ले रहा कॉमन, एक बे R1 से एक बे R2 से, माने दो बे। अब यू चैप्टर ना है, ये सारणिक है, जय गो पंक्ति से लोगे तय गो बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, माइनस एक के दो पे गुना करोगे प्लस एक में दो से गुना करोगे दो, यानी ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। और मुझे प्रूफ क्या करना था, यही बराबर RHS। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? तो हर बात को समझिएगा और तब गौर करके बनाइएगा। क्लियर है? बढ़े आगे, आइए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 से लेके 14 तक, यही बहुत डेंजर है। और इसी में से आया था क्वेश्चन नंबर, मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर है पिछले साल जो आया था क्वेश्चन नंबर 12 आया था। पिछले साल नहीं, मैंने इस साल, जो इस साल क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 12 आया था जी। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 12 इस साल आ चुका है 2020 में। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 14 तक क्वेश्चन कर रहा है कि प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए इसका वैल्यू बताइए। प्रॉपर्टी को मतलब प्रूव कीजिए, प्रूव करना है, वैल्यू मैंने प्रूव कीजिए। अरे जब इसका वैल्यू बता दीजिएगा, इतना आ गया तो प्रूफ तो हो ही गया। पहला 1 से लेकर 5 तक मैं कह रहा था कि केवल प्रॉपर्टी फैलाइए मत, लेकिन इसमें ये नहीं करे कि फैलाइए मत, प्रॉपर्टी को लेकर इस्तेमाल कीजिए। कहीं ज़रूरत पड़ा थोड़ा सा फैलाने के लिए फैला दीजिएगा, लेकिन प्रॉपर्टी मेंशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, चलिए प्रूफ चालू करूँ। अच्छा ये मैं इसको कुछ डेल वैल्यू दे दे रहा हूँ, कुछ वैल्यू दे दे रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नंबर 1 मान लिया। जब मैंने इसको नंबर 1 मान लिया तो मैं इसमें से -1 उभयनिष्ठ ले रहा हूँ। -1 क्या कर रहा हूँ, उभयनिष्ठ ले रहा हूँ। तो जब मैं इसमें से माइनस लिखिएगा, R1 R2 एंड R3 से -1 उभयनिष्ठ लेने पर, तो डेल बराबर -1 के पावर 3 0 -a b a 0 c माइनस b, ये हो गया -c और ये हो गया 0। तो ये हो गया डेल बराबर -0 -a b a 0 c और -b -c 0। ठीक है जी, अब क्या करूं, इसको मैं नंबर 2 मान ले रहा हूं। ठीक है, लिखिएगा, इसके बाद लिखेंगे समीकरण नंबर 1 के पंक्तियों एवं स्तंभों को आपस में परिवर्तन करने पर,
माने पंक्ति को स्तंभ बना देना और स्तंभ को पंक्ति बना देना। किसको? एक नंबर को। तो समीकरण 1 के पंक्तियों एवं स्तंभों को आपस में परिवर्तन करने पर, तो जब मैं बाबू परिवर्तन किया तो ये हो गया 0, ये हो गया a, ये हो गया -b, ये हो गया -a, ये हो गया 0, ये हो गया -c, ये हो गया b, ये हो गया c और ये हो गया 0। आप लोगों को ये मालूम अवश्य होगा कि पंक्ति एवं स्तंभ को परस्पर में परिवर्तित करने के बाद, बदलने के बाद मान नहीं बदलता है। तो यदि इसका मान डेल है तो इसका भी मान डेल होगा। ठीक है, मैं इसको समीकरण नंबर 3 बोल दे रहा हूँ। अब मैं दूसरा को और तीसरा को दोनों को जोड़ दिया, तो जब मैं जोड़ रहा हूँ तो ए गो डेल और ए गो डेल, कै गो डेल? 2 गो डेल। अब देखिएगा ये वाला जो है बाबू -0 -ab, फिर a0c -b -c 0, ये वाला है। और इसको भी जोड़ रहे हैं तो ये हो गया 0 -ab a0c -b -c 0। ये दोनों एक जैसा चिन्ह है, लेकिन ये माइनस और ये प्लस है, ये दोनों वैल्यू है तो आपस में कट जाएगा। और कटने के बाद 2 डेल का वैल्यू 0, तो डेल का भी वैल्यू 0। और डेल आपने माना था किसको बाबू? इसको। और इसी को ना 0 के बराबर प्रूव करना था। हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर बात है? बढ़े आगे। नेक्स्ट आइए, देखिए बाबू क्या प्रूव्ड है, सिद्ध करना है। सिद्ध करें। क्या सिद्ध करें हैं? -a² ab ac ba -b² bc ac cb -c² बराबर 4a² b² c²। सीधे यही करना है। चलिए मैं LHS ले रहा हूँ बायां पक्ष। मैं बायां पक्ष लिया, इसको मिटा दिया। इसमें a दिख रहा है मुझे, कॉमन ले लूँ क्या? a कॉमन ले लूँ, हाँ या ना? चलिए लेता हूँ कॉमन। R1 से a, R2 से b, R3 से c, उभयनिष्ठ लेने पर R1 से a ले रहा हूँ, R2 से b और R3 से c लिया। जब मैं a कॉमन ले लिया तो -a b c, इसमें से b कॉमन लिया हूँ तो a -b और c, इसमें से c कॉमन लिया हूँ तो a b और -c। ठीक है, फिर मुझे कॉमन दिख रहा है, देखिएगा बाबू, C1 से A, C2 से B और C3 से C, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर तो A भी कॉमन लिए हैं तो A में गुना के A² b² c²। अब A कॉमन ले लिए तो -1 1 1, B भी कॉमन लिए तो 1 -1 1, C भी कॉमन लिए 1 1 -1। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि R1 को कि C1 को, R1 को करूं कि C1 को करूं? R1 को करता हूं। R1 को R1 + R2 कर रहा हूं तो इधर है a² b² c²। -1 में 1 जोड़िएगा 0, 1 में 1 जोड़िएगा 0, 1 में 1 जोड़िएगा 2, यानी 1 में -1 जोड़ेगा जी। फिर ये तो जस्ट के तस 1 - 1 1 1 1 -1। एक बात ध्यान दीजिए, अब मैं फैला रहा हूँ R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। अब एक बात याद रखिएगा, R1 के अनुदिश इसलिए किए हैं क्योंकि R1 में 2 गो 0 है और जहाँ 0 है उसको फैलाने का जरूरत नहीं है, कारण कि वो वैल्यू 0 दे देगा। तो इसका प्लस माइनस प्लस
तो ये दोनों को तो मेरे को लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों जीरो है। अगर आप लेते भी हैं तो वो लास्ट में जीरो कर देगा, तो इसको अब ये से छोड़ दे रहे हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 2, और फिर 2 को इधर और इधर मुन दिए, तो 1 - 1 1 1। ठीक है, एक बात ध्यान में दीजिए, मैं जीरो को काहे छोड़ा हूं मालूम तो चल गया होगा। अगर नहीं मालूम चला है तो चलिए देखिए फिर से, अगर बताइए दे रहे हैं तो आप लोग कहिएगा कि सर। ठीक है, कि टाइम पास करने से बढ़िया है कि आप लोग क्या करें, इसको छोड़ दे कि कर दे। चलिए कर दे रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ब्रैकेट दे रहा हूँ, ब्रैकेट दूं, ब्रैकेट दे दिया, जीरो लिखा, जीरो के बाद क्या बचा जी, इधर और इधर बंद कर दीजिए, -1 1 1 -1। लेकिन फ्यूचर में एग्जाम में याद रखिएगा, जीरो वाला को करने का जरूरत नहीं है। फिर इसको भी देखिए, 1 1 1 -1, फिर +2 1 - 1 1 1 हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जीरो है, -1 को 1 से कीजिएगा 1 -1 0 -1 -1 +2 1 माइनस, ये -1 तो माइनस माइनस +1, ये देखिए जीरो गुना होकर जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, लिखने का कोई जरूरत नहीं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जीरो, ये भी जीरो, ये 1 + 1 2 2 दूनी 4, माइनस है तो ये जीरो में से जीरो गया, 0 4 + 0 4। ठीक है, और मुझे प्रूफ क्या करना था, यही। तो क्लियर बात है कि RHS, तो कुछ आप लोगों को करना नहीं है। सबसे पहले सारणी को, गुणधर्म को याद कीजिएगा, जो भी गुणधर्म मैं लिखवाया था लेक्चर नंबर 3 में शायद हुआ था, या 4 में नहीं, 3 में ही शायद हुआ था, शायद 3 में ही किए थे, तो उसको आप लोग कीजिएगा। और 2 या 3 में जो भी है गुणधर्म को देखिए, 3 में लेक्चर नंबर 3 में गुणधर्म किए हैं, उसको रटिएगा, बढ़िया से समझे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1 ले 7 तक के पूरे थ्योरेटिकली एक बार अपने से बनाइएगा, मेरा उतारने के बाद एक जगह इस पे गौर कीजिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 अगर बनेगा तो बनाने का कोशिश भी कीजिएगा। ठीक है, रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।